हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत में अभी किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान और पूरे भारत के किसान इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानते हैं कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आखिर किसान बिल है क्या जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो चलिए एक एक करके इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि किसान बिल है क्या। इस भीड़ को देख कर के आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन है। पूरा घर का पूरा स्त्री पुरुष बच्चे तक वहाँ पे मौजूद हैं, इस आंदोलन में बैठे हुए धरना पे देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो किसान बिल है क्या, इसके अंदर इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से विधेयक हैं। तो चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान बिल के तहत कृषि सुधारों को लेकर के 3 अहम विधेयक पास कराए जो निम्न प्रकार से हैं। पहला विधेयक है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक। दूसरा है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन। तीसरा है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक। अब ये तीनों है क्या, तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात कि विधेयक पारित करने या फिर विधेयक लाने का जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत विधेयक लाया जाता है, तो 123 पहला विधेयक है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। यहाँ पे वर्ड से आप पकड़ सकते हैं किसान उत्पादन यानी कि किसान की जो भी उपज है उसके व्यापार और वाणिज्य को लेकर यह विधेयक है। देखिए, इसके तहत कोई भी किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया है। दूसरा ये कहा गया है कि किसान अपने उपज को ऑनलाइन ई ट्रेडिंग के तहत दूसरे स्टेट में भी बेच सकते हैं। इसमें ई नाम करके एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके तहत कोई भी किसान अपने उत्पाद को अगर उसे लगे कि दूसरे स्टेट में यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे रेट है किसी वस्तु का, तो वहाँ पे ऑनलाइन इस नाम के तहत इस ट्रेडिंग के तहत अपने वस्तु को बेच सकते हैं दूसरे स्टेट में यानी दूसरे राज्यों में। अब यहाँ पे इसको समझने की बात है, एपीएमसी है क्या। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है जो क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करती है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, ये तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे मुद्दा ये है कि देखिए एपीएमसी मंडियाँ जो होती है यहाँ पे एमएसपी पर ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही कोई भी वस्तु को लिया जाता है। और अधिकतर किसान अधिकतर नहीं, पंजाब हरियाणा के केवल अधिकतर किसान एपीएमसी मंडियों में ही बेचते हैं अपने सामान को। एक आंकड़ा के अनुसार पूरे भारत के मात्र 6% जो किसान हैं वही केवल मंडियों में जाकर के अपना सामान बेचते हैं। बाकी 94% जो किसान हैं वो मंडियों के बाहर अपना सामान बेचते हैं। और यहाँ पर भी जबकि सरकार भी जानती है और उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि आप मंडियों के बाहर भी अपने उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। तो ये तो पहले से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा इस बात को लेकर के है कि इससे किसानों को क्या डर है कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी, चलिए इस बात को हम जानते हैं। किसान क्या करती है, देखिए सरकार तो हम यहाँ पे कानून ला दी है कि आप मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मंडी है, यहाँ पे जो भी कर्मचारी बैठा हुआ है जो किसानों के वस्तुओं को लेता है। अब मान लीजिए आप किसान हैं, यहाँ पे आए मंडी में सामान बेचने के लिए। कुछ किसानों को यहाँ पे मंडी में सामान ले लिया। इसके बाद यहाँ पे कर्मचारी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मंडी में जगह नहीं है, पूरा फुल हो गया है। जबकि जगह है लेकिन फिर भी कर्मचारी क्या बोल रहे हैं कि मंडी में जगह नहीं है, आप बाहर जा कर के कहीं पे वस्तु सामान को, अपने प्रोडक्ट को बेच दें। किसान से बोलते हैं। अब किसान क्या करेगा, वहाँ से आएगा, किसी व्यापारी से बात करेगा और किसी व्यापारी के पास में अपने सामान को बेच देगा। अब देखिए, अब यही जो कर्मचारी है ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे एमएसपी का जो रेट था मान लीजिए 30 रुपये था। कितना, 30 रुपये। और यहाँ पे जो व्यापारी है, व्यापारी क्या करेगा, यहाँ पे व्यापारी के पास में कितना में बेचा, मान लीजिए 15 रुपये में या फिर 20 रुपये में बेचा यहाँ पे किसान। अभी कर्मचारी का इस व्यापारी के साथ, व्यापारी के पास आएगा एक कर्मचारी, और ये क्या करेगा, यहाँ से इसके पास जो सामान है ये प्रोडक्ट को खरीद करके यहाँ पे मंडी में भर देगा और फॉल्स में डायरी मेंटेन कर देगा कि ये किसान इतना केजी जमा यहाँ पे मंडी में बेचा है। अब देखिए यहाँ पे अब ये कर्मचारी है क्या करेगा, यहाँ से 15 रुपये खरीदेगा, जबकि यहाँ पे कितना चढ़ाएगा, 30 रुपये। 30 रुपये एमएसपी रेट है, तो यहाँ पे 15 रुपये किसको फायदा हो गया, इस कर्मचारी को फायदा हो गया। तो यहाँ पे कर्मचारी और
जो व्यापारी है आपस में मिले होते हैं, और यहाँ पे बीच में प्रॉब्लम किसको होता है, किसानों को होता है। तो ये यहाँ पे धांधली चल रही है, ये बिचौली, साथ में यहाँ पे कई बिचौलिए भी होते हैं बीच में। तो ये यहाँ पे मंडियों में, अब कोई किसान यहाँ पे जब एक बार इसको घुमा देगा मंडी वाला, दूसरा भी घुमा देगा, तीसरा बार भी घुमा देगा, तो बार बार अब मंडी किसान भी सोचेगा ये बार बार जाते हैं मंडी में, बार बार उसका फुल रहता है, वहाँ पे जगह नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, बाहर ही बेचना शुरू कर देगा अपने सामान को। तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जब मंडिया में कोई नहीं जाने लगेंगे तो मंडिया का होगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और यही डर किसानों को है कि जब किसान बाहर में बेचेंगे तो मंडियाँ किस काम की रहेगी, मंडियाँ तो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इसलिए किसानों का विरोध है इस बात को लेकर के। बात समझ में आ गई है पूरा वो। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि चलिए मान लेते हैं मोदी जी ने बाहर मंडियों के बाहर किसानों को सामान बेचने की अनुमति दे दी है, एक विधेयक ला दिया कि आप मंडियों के बाहर बेच सकते हैं। तो इस बात की गारंटी उन्होंने क्यों नहीं दी है कि मंडियों के बाहर एमएसपी की गारंटी रहेगा। अगर एमएसपी की गारंटी अगर मंडियों के बाहर दे देते कि मोदी जी, तो आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। अगर यह कह देते कि आप एमएसपी पर ही, कोई भी व्यापारी है या फिर कोई भी ठेकेदार है, वो एमएसपी पर ही कोई भी किसानों के प्रोडक्ट को लेगा, अगर एमएसपी पर प्रोडक्ट नहीं लेती है तो किसान न्यायालय में जा सकते हैं, ऐसा अगर कह देती, ऐसा अगर इस विधेयक में रहता तो आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। लेकिन मोदी जी या फिर गवर्नमेंट जो है इस बात को क्यों नहीं कर रही है, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है, ये सोचने वाली बात है। जब मोदी जी किसानों के हित की सोचते हैं तो ऐसा क्यों नहीं कर रही है, तो विरोध क्यों है इस विधेयक को लेकर के, ये हम पॉइंट वाइज हमने लिखा है यहाँ पे। पहला कि मंडियाँ खत्म होने का डर है, कैसे खत्म होगी हमने बताया अभी। मंडियों के बाहर एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि एमएसपी का रेट अगर 10 रुपये है मंडी में, जैसे मान लीजिए 30 रुपये है, तो कोई गारंटी नहीं है कि बाहर भी, मंडी के बाहर ही भी उसका किसानों का प्रोडक्ट 30 रुपये बिकेगा। 30 रुपये से कम भी बिक सकता है, इससे ज़्यादा भी बिक सकता है। तो यहाँ पे अगर गारंटी रहता कि 30 रुपये से नीचे नहीं बिक सकता है, तो यहाँ पे किसानों को फायदा होता, लेकिन मंडी के बाहर कोई गारंटी ही नहीं है। तीसरा है कि इससे किसको फायदा हो रहा है, केवल उद्योगपतियों को, व्यापारियों को फायदा हो रहा है, इसलिए इस बात को लेकर के विरोध है। चलिए अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा विधेयक क्या है, किसान सशक्तिकरण संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझते हैं कि आखिर है क्या, इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक गाँव है, यहाँ पे गाँव में बहुत सारे लोगों का खेत है जहाँ पे किसान अपने फसल उगाते हैं। आपको कंपनी है, मान लीजिए बिस्किट वाली कंपनी है, उसको क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, इस गांव में आएगी और देखेगी इतना बड़ा यहाँ पे कितना, इतना सारा खेत यहाँ पे खेती होता है, तो यहाँ पे अनुमान लगाए कि यहाँ पे कितना टन गेहूँ हो सकता है और इसको कितना चाहिए। तो ये क्या करेगी कि गाँव के जो किसान हैं इससे क्या करेगी, एग्रीमेंट कर लेगी। जो कंपनी है क्या करेगी, इससे एग्रीमेंट कर लेगी किसानों से कि मैं आपसे 30 रुपये kg गेहूँ खरीदूँगा, आपको इस ज़मीन पर गेहूँ ही लगाना है, आप गेहूँ के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं लगा सकते। तो चलिए किसान क्या किए, इस पे गेहूँ लगा दिए। अब यहाँ पे 30 रुपये इसके साथ एग्रीमेंट हुआ, कंपनी 30 रुपये खरीदेगी। तो जब गेहूँ पक जाएगा, जब कंपनी लेने के लिए आएगी तो अपना ट्रक यहाँ पे खड़ा कर देगी, वो लेकर के चली जाएगी। तो आपको लग रहा हो कि ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे कंपनी किसानों को तो फायदा है कि 30 रुपये एग्रीमेंट किया तो 30 रुपये ही लेगी। अब देखिए यहाँ पे बात ऐसा है इसमें कि जैसे कंपनी यहाँ पे क्या की, 30 रुपये बात करके गई है, 30 रुपये लेगी, और उस समय मार्केट में उसका प्राइस 50 रुपया है। तो यहाँ पे किसानों को तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि किसान तो कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं और उसको कंपनी के पास ही बेचना है। तो यहाँ पे किसानों को यहाँ पे घाटा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कंपनी यहाँ पे 30 रुपये बात करके गई है कि 30 रुपये उस गेहूँ खरीदेगी, और वो जिस समय लेने के लिए उस समय बोले कि मैं 20 रुपये ही खरीदूंगा, आपको जो करना कीजिए, हम 20 रुपये ही खरीदेंगे, आपको देना दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। तो यहाँ पे किसानों को घाटा हो जाएगा। आप किसान किसके पास जाएंगे, किसके पास शिकायत करने के लिए जाएंगे, वो तो न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय यहाँ पे जाने की छूट किसानों को नहीं, यानी कि इस बात को लेकर के किसान न्यायालय नहीं जा सकते, जो सबसे बड़ा मुद्दा है।
किसके पास जा सकते हैं? तो केवल एसडीएम के पास जा सकते हैं, जो उपखंड अधिकारी होता है उसके पास जा सकते हैं। अब बताइए कि एक अधिकारी जो उपखंड अधिकारी एसडीएम से कितना न्याय मिलने की उम्मीद है किसानों को? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी क्या करेगी? जब किसान इसके पास जाएंगे एसडीएम के पास, तो कंपनी इससे बात कर लेगी, इसको घूस दे करके अपने में मिला लेगी। तो किसानों को न्याय मिल पाएगा? आप ही बताइए, किसानों को न्याय मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो इस बात को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह विधेयक, यह मुद्दा आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं हमने बताया अभी, इसको हमने पॉइंट वाइज लिखा है कि पहला, किसान केवल इसी कंपनी या ठेकेदार के पास अपनी उपज बेच सकते हैं जिससे वे अनुबंध किया, अभी हमने समझाया। दूसरा है, किसानों को न्याय नहीं मिलने का डर है। कैसे नहीं मिलने का डर है, ये भी हमने बता दिया। चलिए अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा विधेयक जो है, सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक। यहाँ पे संशोधन इसलिए लिखा गया है क्योंकि आवश्यक वस्तुओं का जो विधेयक था 1955 में ही आया हुआ था और उसी में कुछ संशोधित किया गया है। सर्विस बिल एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, चलिए इसे हम समझते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इस कानून के तहत अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। मतलब कोई भी इन पदार्थों का भंडारण कर सकता है, केवल युद्ध और आपदा को छोड़ करके। आपको लग रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन पदार्थों का भंडारण कर सकता है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कैसे नहीं है, इसको हम अभी बताते हैं। दूसरा, इसमें एक आ गया कि 50% से ऊपर कीमत हो जाने पर ऐसे पदार्थों को पुनः आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे भंडारण की बात की गई है। भंडारण करना उचित क्यों नहीं है, ये समझिए पहले। देखिए, मान लीजिए बड़ा डीलर है, यानी कि बड़ा होलसेलर है, जो क्या करता है कंपनी से, जैसे मान लीजिए कंपनी, कोई कंपनी जो सरसों तेल बनाती है, ये क्या करेगी, कंपनी बड़े डीलर्स को देती है, बड़े होलसेलर को देती है। ये क्या करते हैं, यहाँ से छोटे छोटे जो डीलर होते हैं, एक छोटे छोटे यानी कि जो होलसेलर होते हैं या छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं, क्या करते हैं, इससे कॉन्टैक्ट रखते हैं, यहाँ पे जा करके सामान लेते हैं। अब ये जो डीलर है, जो बड़ा होलसेलर है, ये क्या करेगा, यहाँ से सरसों तेल मंगा करके कंपनी से अपने पास स्टॉक में रखे हुए हैं। अब ये जो छोटे डीलर है, इसके पास जाएंगे लेने के लिए, तो ये जो डीलर है, बड़ा डीलर होलसेलर, ये बोल रहा है कि मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है, कंपनी से मेरे पास अभी तक नहीं आया प्रोडक्ट, इसलिए आपको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये छोटे डीलर क्या करेंगे, इनके पास भी माल खत्म हो जाएगा, इनके पास भी सरसों तेल खत्म हो जाएगा, इन चारों के पास में। तो इनके पास जब खत्म हो जाएगा, जो छोटे डीलर हैं इसके पास जब खत्म हो जाएगा, तो मार्केट में क्या होगा, सरसों तेल की कीमत धीरे धीरे हाई होना शुरू हो जाएगा। जब हाई होना शुरू हो जाएगा, जब हाई हो जाएगा तो इसके बाद क्या करेगा, जो होलसेलर है, ये जो बड़ा डीलर है, जो बड़ा होलसेलर है, क्या करेगा, सरसों तेल निकालना शुरू कर देगा। बोलेगा कि अब मेरे पास सरसों तेल आ गया है, आप ले जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फ़ायदा किसको है, तो फ़ायदा यहाँ पे जो बड़ा डीलर है इसको हो रहा है। देखिए, कंपनी से मान लीजिए 50 रुपये लीटर या सरसों तेल लिया होगा, और मान लीजिए अभी मार्केट में 100 रुपया इसका रेट चढ़ गया है, तो यहाँ पे 50 रुपये डायरेक्ट किसको फायदा हो रहा है, ये बड़ा होलसेलर को हो रहा है। क्यों ऐसे फायदा हुआ, तो भंडारण करने की वजह से ही इसको फायदा हुआ। और यहाँ पे घाटा किसको हुआ, तो जो छोटे किसान हैं, जो छोटे मजदूर हैं, जो हर दिन आप पैसे कमा करके सारी चीज़ खरीद करके खाते हैं, उसको यहाँ पे घाटा है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि भंडारण करना क्यों उचित नहीं है। इसमें एक बात और है कि 50% से ऊपर कीमत हो जाने पर ऐसे पदार्थों को पुनः आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखा जा सकता है। अब बताइए, पहले सरकार क्या की कि इसको आवश्यक वस्तु की सूची से निकाल दी, इसके बाद फिर बोल रही है कि 50% जब कीमत चढ़ जाएगा इसको फिर से इसमें डाल दिया जाएगा। तो इसमें निकालने की आवश्यकता क्यों थी, इन पदार्थों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से क्यों निकाली, नहीं निकालना चाहिए था। जब सरकार को पहले से ही डर है कि इसका कीमत 50% ऊपर जाएगा, चढ़ेगा, तो क्यों निकाली, इसे नहीं निकालना चाहिए था। और सरकार को पहले से ही पता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का भंडारण करेगा तो उस वस्तु की कीमत क्या करेगा, ऊंचा जाएगा, हाई होगा, कीमत बढ़ेगी, ये पहले से ही पता है। इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को इसमें डाला गया है कि 50% से ऊपर कीमत हो जाने पर ऐसे पदार्थों को पुनः आवश्यक वस्तु की सूची में रखा जा सकता है। तो इसको निकालना ही नहीं चाहिए था। और फिर इसको डालने के लिए, जैसे अगर 50% कीमत हो भी जाता है किसी वस्तु का, तो यहाँ पे बीच में मूड़ी किसका कुचाएगा, जो गरीब जनता है उसका मूड़ी कुचाएगा, उसको परेशानियाँ होगी, उसको महंगे दामों पर वस्तुएं मिलेगी।
और फिर यहाँ पे सरकार क्या करेगी, इसको आवश्यक वस्तु की सूची में डालने के लिए उसको फिर सोचना पड़ेगा। 10 बार सरकार सोचेगी इसको डाले कि नहीं डाले। तो ये सबसे बड़ी परेशानियां यहाँ पे इस विधेयक को लेकर के। इस विधेयक को लेकर के विरोध क्यों है ये भी हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है, जो अभी हमने समझाया कि पहला, खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी होगी। दूसरा है कि बड़े डीलर्स को फायदा होगा। तीसरा है कि किसानों के पास बड़े उपज स्टॉक करने की सुविधा ना होना। अब किसान भारत के उतने अमीर थोड़े ही हैं कि जो अपने घर में स्टॉक रूम से बनाए जहाँ पे वे अपने उपज को स्टॉक करके रख पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों विधेयक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब किसानों की मांग क्या है उसे हम समझते हैं। तो मांग यहाँ पे ये है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। सही बात है कि ये क्या है, निजीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है, व्यापारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रहा है। दूसरा है कि एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। यदि आप किसानों से कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा तो उसको लिखित में गारंटी दीजिए। एक विधेयक के जरिए, एक विधेयक को पास करके गारंटी दीजिए किसानों को कि मैं एमएसपी खत्म नहीं करूंगा, मंडियां खत्म नहीं होगी। तो किसानों की मांग सही है। तीसरा है कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगा करके गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए। देखिए आप अभी ये चीज़ है कि पंजाब के अंदर अगर कोई भी किसान पराली जलाते हैं तो उसे 5 साल की यानी कि 5 ईयर का सज़ा देने का प्रावधान है, प्लस में 1 करोड़ तक यहाँ पे जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। तो उसके तहत कुछ बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार किया गया है, तो उसे छोड़ने की मांग है इन किसानों को। चौथा है कि केंद्र सरकार के बिजली कानून जो 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। इसके तहत भी कुछ परेशानियां हैं किसानों को, जिसको लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं। ये भी मांग है किसानों की। तो पहला कि तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। बात सही है। दूसरा है कि एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशन फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म ना हो। बात सही है। यहाँ पे जब सरकार जो है किसानों के हित में बात करती है, किसानों के हित लिए कर रही है, तो वो लिखित में एक विधेयक के जरिए आश्वासन दे दे किसानों को कि एमएसपी जो है खत्म नहीं होगा, मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी की गारंटी दे दे। अगली मांग है इस किसानों की कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए। पंजाब में अभी क्या सिस्टम है कि अगर कोई भी किसान पराली जलाता है तो उसे 5 साल की सज़ा और लगभग 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना है, ऐसा है, जिसके तहत किसानों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे किसानों को। तो उसे छोड़ने को लेकर के भी किसान मांग कर रहे हैं। अगली मांग है कि केंद्र सरकार की बिजली कानून जो है 2003 की जगह लिए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। इसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिसकी वजह से किसान इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। अब मैं आपको किसानों की 10 सबसे बड़ी समस्या बताने वाला हूँ जो आपको हिला करके रख देगी। पहली बड़ी समस्या है कि कृषि में हर उम्र के 52% लोग शामिल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं सोर्स कहाँ पे है, कॉन्सस डाटा ऑफ इंडिया 2011 का डाटा है, जहाँ की जनसंख्या 52% लगभग कृषि से जुड़े हो। वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इसका जीडीपी में योगदान जो है मात्र 17 से 18% है। कहाँ पे धांधली हो रही है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ है। अगली जो समस्या है, किसानों की औसत कमाई मात्र 6,500 लगभग है पर महीने, यानी कि सालाना आप कह सकते हैं कि 75 से 80 हज़ार सालाना कमाई है किसकी, किसानों की। अब आप ही बताइए कि 6,500 में एक महीने में क्या होगा, किसानों को क्या जीवन पर चल पाएगा? नहीं। अब जिस किसान की सालाना कमाई मात्र 75 से 80 हज़ार है, उसका सालाना कर्ज जो है औसत लगभग 52% किसानों का 1.4 लाख है। अब बताइए जिसकी कमाई 75 से 80 हज़ार है औसत, उसका कर्ज केवल 1 लाख से 1.4 लाख है। अब बताइए जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा कहीं कर्ज है, तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब एक आंकड़ा के अनुसार 2019 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या की? अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों आत्महत्या की। चलिए आगे देखते हैं।
अनाज के बाजार मूल्य का मात्र 10 से 23% ही किसानों को मिल पाता है। यानी कि अगर अनाज कोई भी अनाज अगर मार्केट में 100 रुपये मिल रहा है तो मात्र किसानों को 10 रुपया ही इसका मिल पाता है। 10 से 23 रुपया के बीच में ही किसानों को मिल पाता है। आप सोच सकते हैं कि 100 रुपया बिक रहा है लेकिन किसानों को कितना मिल रहा है, 10 रुपया से 23 रुपये के बीच में। नेक्स्ट अगली बड़ी समस्या है, कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का जो हिस्सा है 2.5% है। जहाँ की जनसंख्या 52% जनसंख्या कृषि में संलग्न हो, वहाँ का जो कृषि उत्पादों के निर्यात का जो प्रतिशत है मात्र 2.5%। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ जरूर है। ये WTO का सोर्स है, वहाँ से 2014 का रिपोर्ट है ये। अगला रिपोर्ट है, अगली जो बड़ी समस्या है, गाँव के सिर्फ 1% युवा ही किसान बनने के इच्छुक हैं। यानी कि 99% किसान युवा जो है किसान नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? तो यही वजह है जिसकी वजह से किसान नहीं बनना चाहते। किसानों को मजबूर किया जा रहा है आत्महत्या करने के लिए, वो कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली बड़ी समस्या है कि 76% किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि क्या रीजन है। और अगली बड़ी समस्या है, लास्ट 10 नंबर समस्या, कि मौजूदा लोकसभा के 38% सांसद क्या है, किसान है। अब 38% सांसद किसान होने के बावजूद भी भारत के किसानों की ये हालत है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मोदी जी इस आंदोलन के बारे में क्या बोले हैं। किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी इस आंदोलन के बारे में क्या ट्वीट किए हैं वो भी देख लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, यानी कि मंडियां खत्म नहीं होगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए, यहाँ पे इन्होंने बोले हैं, मोदी जी बोले हैं कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकार खरीद जारी रहेगी। जब MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकार खरीद जारी रहेगी, तो आप गारंटी क्यों नहीं देते MSP की गारंटी मंडियों के बाहर? मंडियों के बाहर आप MSP की गारंटी दे दीजिए ना। अगर MSP के रेट अगर 10 रुपया है तो किसानों को 10 रुपये से नीचे मार्केट में नहीं मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई भी व्यापारी 10 रुपये से नीचे अगर किसानों से प्रोडक्ट खरीदती है तो किसान इसके लिए विरोध कर सकते हैं, उसके न्याय के लिए न्यायालय जा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोल देती मोदी सरकार? जब किसानों की सेवा के लिए है, किसानों से उसका उतना ही लगाव है, तो क्यों नहीं करती ऐसा? राहुल गांधी ट्वीट करके क्या बोले हैं वो देखिए। मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को पहला APMC किसान मार्केट खत्म होने पर MSP कैसे मिलेगा? बात सही है। दूसरी है, MSP की गारंटी क्यों नहीं? ये भी बात सही है, इन्होंने बात सही बोला है। आपको लग रहा हो कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ना तो हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं और न ही हम मोदी का भक्त हैं। मोदी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मैं भी उसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं मोदी का भक्त नहीं हूँ। अगर कोई गलत है तो वो गलत है और कोई सही है तो कोई सही है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। आपको जो भी लगे। अब देखिए यहाँ पे MSP की गारंटी की इन्होंने भी बात कही है, सही बात है कि अगर मोदी जी को इतना ही प्रेम है किसानों से तो वो पूंजीपतियों का गुलाम क्यों बना रही है किसानों को? वो MSP की गारंटी क्यों नहीं दे रही है? अगर APMC मार्केट ख़त्म हो जाएंगे तो MSP कहाँ से देगी सरकार? आप ही बताइए। जब MPMC मार्केट है, जो मंडी खत्म हो जाएगी, तो MSP कहाँ से देगी? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि किसानों का आंदोलन क्या उचित है या अनुचित है। आप किसानों के फेवर में हैं या उसके अगेंस्ट में हैं? आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।